तो इसे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने क्या क्या बातें की थी, उसके बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन फॉर विच rate of reaction does not depend on concentration of reactant। ऐसा रिएक्शन जिसका रेट, रेट ऑफ रिएक्शन जिसका और रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का कॉम्बिनेशन in a sealed packed tube over the surface of water in the absence of light is an example of zero order reaction। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को एक सील्ड पैक्ड ट्यूब में, ग्लास ट्यूब में, एक सील्ड पैक ग्लास ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी क्या प्रेजेंट हो? वाटर वेपर प्रेजेंट हो। इस सील्ड पैक वाटर ग्लास ट्यूब में, ठीक है, एक सील्ड पैक ग्लास ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी वाटर वेपर हो, इसमें हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को फिलअप कर दें। और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का कॉम्बिनेशन हो और कॉम्बिनेशन के बाद में क्या बन रहा हो? प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा हो, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर निकल के आता है वह कितना आता है? जीरो ऑर्डर निकल के आता है। ठीक है। यहाँ पे लाइट प्रेजेंस नहीं है। ठीक है। सेम तरीके से अगर हम किसी सील्ड पैक ग्लास ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट हो, इस सील्ड पैक ग्लास ट्यूब जिसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट हो, इसमें अगर हम हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस को फिलअप कर दें और ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना ले एज ए प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन के लिए अगर आप ऑर्डर देखोगे तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर कितना निकल के आता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकल के आता है। ठीक है। अगर आप बात करोगे इस रिएक्शन का जो रेट आएगा, इस रिएक्शन का चूंकि ऑर्डर कितना है? जीरो है, इसका मतलब हुआ इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ अगर रेट ला एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट इक्वल टू क्या निकल के आएगा? कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2 और कंसंट्रेशन ऑफ कितने रिएक्टेंट है? टू रिएक्टेंट है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, और इन दोनों में पावर जीरो हो जाएगा क्योंकि इस रिएक्शन का ऑर्डर, इस रिएक्शन का जो रेट होता है वह न तो रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और न ही क्लोरीन गैस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है। सेम तरीके से अगर इसके लिए रेट ला एक्सप्रेशन लिखोगे तो रेट ला एक्सप्रेशन क्या आएगा आपका? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पे पावर जीरो और कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन पे पावर जीरो। ठीक है। इसका मतलब होगा इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह न तो रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और न ही ब्रोमीन गैस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसलिए इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा? जीरो आएगा। बट अगर यही सेम रिएक्शन अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का रिएक्शन अगर हम इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करवा दें और प्रोडक्ट क्या बने आपका? हाइड्रोजन क्लोराइड बने, इस रिएक्शन का जो रेट रिएक्ट होता है वह हाइड्रोजन गैस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ क्लोरीन गैस के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। यानी यहाँ पे ऑर्डर क्या निकल के आएगा? टू निकल के आएगा। ठीक है। यही सेम रिएक्शन था जब आप क्या कर रहे थे? सील पैक ट्यूब में जिसमें ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट था, उस सील पैक ट्यूब के अंदर इस रिएक्शन को करवा रहे थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का रिएक्शन। तो वहां पे ये रिएक्शन किस किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था? जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। बट सेम रिएक्शन अगर आप क्या कराते हो? लाइट के वजह में करवाते हो, ठीक है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है? टू निकल के आ रहा है। और हम एक जनरल जनरल
रिएक्शन की बात किए थे जिसमें क्या था कि कोई रिएक्टेंट ए था, वो किस में चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। और इस रिएक्शन के लिए जब हमने इंटीग्रेटेड रेट ला एक्सप्रेशन निकाला था तो क्या निकल के आया था, ए नॉट माइनस ए इजकल टू के टी आया था। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए इजकल टू ए नॉट माइनस के टी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमने हाफ लाइफ निकाला था, हाफ लाइफ क्या था, तो वह समय, दैट टाइम इन विच, दैट टाइम इन विच concentration of reactant remains half of its initial concentration are called half lifetime period। वह समय, जितने समय में, वह समय जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, वह टाइम क्या कहलाता है, हाफ टाइम कहलाता है, हाफ टाइम पीरियड कहलाता है। यानी अगर स, आप बात करो हाफ टाइम पीरियड की, तो हाफ टाइम पीरियड में क्या होगा, रिएक्टेंट का जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वह इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नॉट था तो इस इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाएगा टी हाफ टाइम इंटरवल में। और इसके लिए जब आपने टी हाफ निकाला था तो क्या निकल के आया था, ए नॉट बाई टू ए, ए नॉट बाई टू के निकल के आया था। और यहां से आपने ग्राफ भी निकाला था कि अगर हम ग्राफ ड्रा करें ए और टी के बीच में तो हमारा ग्राफ किस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से इंक्लाइंड एक लीनियर ग्राफ आया था, लीनियर लाइन आई थी, जिसमें ए जो आपका इंटरसेप्ट था वो ए नॉट था, और जो यहाँ पे स्लोप आया था ग्राफ के लिए वो क्या था, माइनस के आया था। ठीक है, हम कुछ और सम अदर एग्जांपल की बात करेंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। सम अदर एग्जांपल, सम अदर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ और भी एग्जांपल की बात करेंगे जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपका होगा डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला N2O। अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड का डीकंपोजिशन करवाएं ओवर गोल्ड सरफेस, ओवर गोल्ड सरफेस, ओवर गोल्ड सरफेस, तो क्या निकल के आएगा। अगर हम डीकंपोजिशन करवा रहे हैं किसका, नाइट्रस ऑक्साइड का, ओवर द सरफेस ऑफ गोल्ड, तो ये किस तरीके से डिकम्पोज होगा, आपका नाइट्रोजन बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं ओवर द सरफेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड सरफेस के ऊपर नाइट्रस ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकल के आएगा, जीरो आएगा। ये इसका मतलब हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड का जो रेट होगा वह कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और सेम तरीके से अगर हम मैं बात करूं जो जीरो ऑर्डर को फॉलो करते हैं ऐसे रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ओवर द सरफेस ऑफ, ओवर द सरफेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड सरफेस के ऊपर अगर मैं हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन करवाता हूं तो ये जो रिएक्शन होता है ये भी रिएक्शन किस को फॉलो करता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड का मैं डिकम्पोजिशन करवा रहा हूँ ओवर दी सरफेस ऑफ गोल्ड तो क्या बनेगा,
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और आयोडीन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और ये जो रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन किसको फॉलो करेगा? जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन कैसा होगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा, यानी decomposition of hydrogen iodide on the gold surface will follow zero order reaction, and decomposition of hydrogen iodide in this case and the rate of decomposition of hydrogen iodide in this case does not depend on concentration of hydrogen iodide। क्योंकि इस ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। यानी इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूंगा जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। तो डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर द सरफेस ऑफ ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन सरफेस के ऊपर अगर हम अमोनिया का क्या करवाते हैं? डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो ये जो रिएक्शन होता है, ये भी रिएक्शन जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है। और इस रिएक्शन का जो रेट होगा, अगर ये रिएक्शन जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, अमोनिया गैस का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं ओवर दी सरफेस ऑफ टंगस्टन, ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। यानी इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। सॉरी, जीरो ऑर्डर नहीं, जीरो ऑर्डर तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या बात करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसको पहले हम समझते हैं। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? दी रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन, डिपेंड those reaction, those reaction in which rate of reaction depend on concentration of reactant, depend on those reaction in which rate of reaction depend on concentration of reactant, of reactant पावर वन, पावर वन। ऐसा रिएक्शन जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर वन पे डिपेंड करता है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो आप? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हो। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक जनरल आपका रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का काम कर रहा है ए, और ए चेंज हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है। अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट है, तो इस रिएक्शन के लिए रेट वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? तो रेट इक्वल टू क्या होगा?
के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। और चूंकि अगर ये रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करेगा, यानी यहाँ पे पावर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ा दिया तो रेट भी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। तो यानी इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि रेट आर डायरेक्ट रेट ऑफ दिस रिएक्शन का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर कितने पे डिपेंड करेगा, 1 पे डिपेंड करेगा। अगर आपने कंसंट्रेशन 2 गुना कर दिया तो रेट भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो रेट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने 10 गुना बढ़ा दिया तो रेट भी क्या हो जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने 10 गुना घटा दिया तो रेट भी क्या हो जाएगा, 10 गुना घट जाएगा। अब चूंकि मुझे क्या निकालना है, रेट ला एक्सप्रेशन निकालना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मान लो जनरल रिएक्शन क्या है, ए है, और एक इसमें चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। यहाँ पे रिएक्टेंट का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और एक इसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो लेट एट टाइम टी इक्वल टू 0, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब की आप बात कर रहे हो। तो जब रिएक्शन एट टाइम टी इक्वल टू 0, यानी 0 सेकेंड पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब मान लो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, स्मॉल ए था। अब प्रोडक्ट तो बना नहीं था, अब प्रोडक्ट बना नहीं था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। अब मान लो एट टाइम टी इक्वल टू टी सेकेंड आप बात कर रहे हो, यानी टी सेकेंड बाद, रिएक्शन के स्टार्ट होने के 30 सेकेंड बाद मान लो रिएक्टेंट, चूंकि रिएक्टेंट कुछ रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज हो चुका होगा, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट गया होगा। क्या होगा, हो गया 30 सेकेंड बाद जो रिएक्टेंट ए होगा उसकी कुछ क्वांटिटी प्रोडक्ट में चेंज हो चुकी होगी, इसलिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हुआ होगा, 30 सेकेंड बाद घट गया होगा। मान लो कितना कंसंट्रेशन घट गया होगा, मान लो एक्स मोल रिएक्टेंट ए का कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में, इसका कंसंट्रेशन कितना रह जाएगा, ए माइनस एक्स। एक्स मोल रिएक्टेंट ए का खर्च हो गया होगा, यानी एक्स मोल ऑफ रिएक्टेंट ए विल बी कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए होगा आफ्टर टाइम 30 सेकेंड, वो कितना होगा, ए माइनस एक्स होगा, ए माइनस एक्स होगा। अब इस रिएक्शन का अगर आप थ्योरेटिकल रेट लिखते हो, थ्योरेटिकल रेट, तो थ्योरेटिकल रेट कैसे लिखा जाता है, तो रेट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है, ए है, तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी। अब क्या होगा, देखो ए आपका क्या निकल के आया, थ्योरेटिकल रेट। इस रिएक्शन के, इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए थ्योरेटिकल रेट क्या निकल के आया, माइनस डी ए बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी। अब इस सेम रिएक्शन के लिए आप एक्सपेरिमेंटल रेट लिखते हो, तो एक्सपेरिमेंटल रेट क्या निकल के आएगा आपका, एक्सपेरिमेंटल रेट क्या निकल के आएगा, एक्सपेरिमेंटल रेट आपका निकल के आएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, ए है, और चूंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन जो होगा उस कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर कितना पावर लगेगा, 1 लगेगा, क्योंकि इस टाइप के रिएक्शन का जो रेट होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो दोनों रेट ही है, यहाँ ए भी रेट है, ए भी रेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, थ्योरेटिकल रेट को एक्सपेरिमेंटल रेट के लिए, एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जो रेट लिखे गए हैं सेम रिएक्शन के लिए लिखे गए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
थ्योरेटिकल रेट को एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल कर देंगे, एक्सपेरिमेंटल रेट की इक्वल कर देंगे। तो थ्योरेटिकल रेट क्या था, माइनस डी ए बाई डी टी, और एक्सपेरिमेंटल रेट क्या था, के ए। ठीक है, अगर मैं कहूं कि डी ए डी टी को मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पे ले आता हूं, तो क्या होगा, माइनस डी ए बाई ए, और ये क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के डी टी हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि इस माइनस साइन को मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों में, दोनों साइड में मैं क्या करता हूं, माइनस वन से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ऑन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर देता हूं मैं, दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं। इस तरीके से मेरा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आपने लगाया है तो लिमिट भी लगाना पड़ेगा, कहां से कहां तक आप इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली कितना था, तो ए नॉट था। अब बाद में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना रह गया आफ्टर टाइम टी। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे टाइम का लिमिट लगाओगे तो टाइम का लिमिट क्या होगा, 0 सेकंड पे समय, 0 सेकंड पे रिएक्शन, 0 सेकंड से लेकर के ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपका क्या कंसीडर किया था, एट टाइम टी इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम क्या था, 0 सेकंड था, और फाइनल टाइम क्या था, आफ्टर टाइम टी सेकंड बाद आप देख रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे फाइनल टाइम क्या होगा, टी होगा। ठीक है, 0 से टी तक हम इसका लिमिट कर दिए, और टी समय बाद में, कि आफ्टर टाइम टी सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना रह गया था, तो ए स्मॉल ए माइनस एक्स रह गया था। इसी को आप क्या बोल रहे थे, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। ठीक है, आफ्टर टाइम टी सेकेंड बाद रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन कितना रह गया, तो ए माइनस एक्स रह गया था। इसी को आप बोल रहे थे फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, और फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, मान लो कि आपका फाइनल कंसंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कैपिटल ए से। कैपिटल ए यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन, अपर अपर लिमिट क्या हो गया आपका, ए हो गया, और लोअर लिमिट क्या हो गया, ए नॉट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, देखो अगर इंटीग्रेशन लिखा हुआ है डी एक्स बाई एक्स, तो इसका आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है। एल एन क्या होता है, एक्स होता है। तो इसका सेम तरीके से अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एल एन ए आएगा। जो नीचे वाली क्वांटिटी होती है वही आपका एल एन वह क्वांटिटी हो जाती है। और यहाँ पे लिमिट क्या था आपका, ए नॉट से ए। और देखो ए क्वांटिटी आपका क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले टर्म को आप क्या कर लेते हो, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हो, तो माइनस के हो गया। और ए क्या हो गया आपका, डी टी, इंटीग्रेशन डी टी, और लिमिट क्या है, 0 से टी है। यहां से आप निकल के आया आपका एल एन ए, ए हो गया, ए नॉट हो गया, माइनस के हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको पता है इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या होता है, x होता है। तो सेम तरीके से इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t के इक्वल होगा। t, और लोअर लिमिट क्या था, 0, अपर लिमिट क्या था, t था। तो अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट को रखोगे, क्या आएगा यहाँ पे, एल एन ए, ए को यहाँ पे आपने रख दिया, और जब ए की जगह पे ए नॉट रखोगे तो माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, एल एन, एल एन हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा, और माइनस के। अपर लिमिट रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे टी होगा, टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहां से आपका निकल के आया, देखो एल एन एम माइनस एल एन एन इजकल टू क्या होता है, एल एन एम बाई एन, ए आप जानते हो। तो सेम तरीके से एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट क्या होगा, एल एन ए बाई ए नॉट माइनस के, और ये क्या निकल के आएगा, टी आएगा निकल के। ठीक है,
अगर आप क्या करते हो, देखो, अगर आप यहां से क्या करोगे, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू, माइनस को आप क्या किधर ट्रांसफर कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू माइनस एल एन ए बाई ए नॉट। तो के टी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, अगर देखो, ये माइनस जो है, अगर माइनस आप इधर ले आते हो तो क्या हो जाएगा, ए बाई ए नॉट का इनवर्स, -1 इधर आ गया, इसके पावर लग जाएगा। तो के टी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एल एन, देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ए बाई ए नॉट का इनवर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप रिवर्स कर दो, ए नॉट बाई ए होता है, ए दोनों, ए बाई ए नॉट का इनवर्स क्या होगा, ए नॉट बाई ए होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई ए हो जाएगा। ठीक है? तो के टी इक्वल टू क्या निकल के आया, अब के इक्वल टू क्या निकल के आएगा, तो टी को आप यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दो तो 1/t हो जाएगा, और एल एन ए नॉट बाई ए। ठीक है, दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर आप ln को किस में चेंज करना चाहते हो, ln को अगर आप log बेस 10 में चेंज करना चाहते हो, तो आपको जब ln ln बेस e को चेंज करते हो log बेस 10 में, तो आपको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो नंबर क्या होता है, 2.303। तो सेम तरीके से यहाँ पे अगर ln बेस e को आप कन्वर्ट करोगे log बेस 10 में, तो क्या हो जाएगा, 1/t। और जब ln बेस e को आप कन्वर्ट करोगे log बेस 10 में, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2.303 log ए नॉट बाई ए। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप रिमेम्बर रखे रहना, ये बहुत आपके काम आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं हाफ लाइफ टाइम ऑफ लाइफ टाइम ऑफ लाइफ टाइम, तो आपको पता हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, वह समय, दैट टाइम इन विच concentration of reactant remains half of its initial concentration are called half lifetime। वह समय जिस समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, वह समय क्या कहलाता है, हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। तो हाफ लाइफ टाइम यानी टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हो। तो हाफ लाइफ टाइम को आप हाफ लाइफ टाइम को किससे आप रिप्रेजेंट करते हो, टी हाफ से। और टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम में क्या होगा, जो रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन होगा हाफ लाइफ टाइम में, वह इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा आफ्टर हाफ लाइफ टाइम, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है। आधा रहने का मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन होगा वह इनिशियल कंसंट्रेशन यानी ए नॉट का आधा रह जाएगा, तो हाफ लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब यही चीजें हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट अप कर देते हैं इन दिस इक्वेशन। तो क्या होगा, के इक्वल टू, टी की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पे, टी हाफ 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए की वैल्यू कितनी है, ए नॉट बाई हाफ 2 है, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से, के इक्वल टू 1/t हाफ।
2.303 log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, 1/t ऑफ 2.303 log 2 की वैल्यू 0.303 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आएगा, के इक्वल टू इसकी इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.693 आएगा। 0.693 बाई टी हाफ, यानी यहां से निकल के आया टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक है, ये आपका, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हाफ लाइफ टाइम के बीच में रिलेशनशिप आया है। इसको भी आपको रिमेम्बर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस इक्वेशन डबल स्टार से आपको ये दिख रहा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टी हाफ आया है वह किसकी इक्वल आया है, 0.693 बाई के। यहाँ पे रिएक्टेंट वाला, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो टर्म है वो नहीं आया है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टर्म नहीं आया है इस इक्वेशन डबल स्टार में। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस दैट हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend on, does not depend on concentration of रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में, किस में क्या होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, और रिएक्शन इस तरीके का है कि ये किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो आपने एक्स मोल पर लीटर लिया है, अगर मान लो इस केस में हाफ लाइफ टाइम कितना आ रहा है, मान लो एम सेकेंड आ रहा है। तो अगर मान लो इसी सेम रिएक्शन के लिए अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन वाई लेते हो, तो इसके लिए जो हाफ टाइम आएगा वो भी क्या आएगा, एम सेकेंड आएगा। क्यों? क्योंकि आप रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उससे हाफ लाइफ टाइम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ भी हो। ठीक है, बाकी के लेक्चर हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।